Good morning, dear students. Today we will study general principle and the process of isolation of elements. Today our topic is extraction of copper from its oxide and extraction of zinc from zinc oxide. यानी आज हम कॉपर और जिंक का एक्सट्रैक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स ऑक्साइड कि कॉपर का एक्सट्रैक्शन इसके ऑक्साइड से हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए पहले हम स्टडी करते हैं कॉपर के ओर के बारे में। तो द मेन ओर ऑफ कॉपर आर कॉपर पायराइट CuFeS2, मेलिकाइट CuCO3 CuOH twice and cuprite Cu2O या फिर कॉपर ग्लैंस है Cu2S। दीज आर द सम ओर ऑफ कॉपर। अब जो आपने देखा मोस्ट ऑफ द कॉपर ओर आर सल्फाइड ओर, तो एंड दे आल्सो कंटेन सम अमाउंट ऑफ आयरन। तो सल्फाइड ओर का एक्सट्रैक्शन करने से पहले हमें क्या इनका कंसंट्रेशन प्रोसेस करना है। तो कंसंट्रेशन सल्फाइड ओर की मेनली हम करते हैं बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इनका रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करेंगे। तो अगर सल्फाइड ओर है तो उसका हम रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग से हमें क्या मिलेगा, ऑक्साइड मिल जाएगा। तो ये हमारी रिएक्शन होगी। जो हमारा सल्फाइड ओर था वो किसमें, ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यूप्रस सल्फाइड कन्वर्टेड इनटू क्यूप्रस ऑक्साइड। अब हमें क्या करना है, इसका ऑक्सीडेशन करना है, सॉरी रिडक्शन करना है। अब रिडक्शन करने के लिए हम कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। अगर इसका हम इलिंगम डायग्राम देखते हैं तो जो फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड है उसकी जो डेल्टा जी है वो कम नेगेटिव है, जबकि जो हमारा कार्बन है या कार्बन टू CO है या कार्बन टू CO2 है या CO टू CO2 है, उन सबकी डेल्टा जी क्या है, ज़्यादा नेगेटिव है। इट मीन्स इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके हम कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन कर सकते हैं। तो लो टेम्परेचर भी हमारा जो कार्बन है उसकी लाइन क्या है, बहुत नीचे में है, तो वो भी क्या कर सकता है, इसका रिडक्शन कर सकता है। ये CO की लाइन है वो भी नीचे है, वो भी क्या उसका रिडक्शन कर सकता है। यानी कॉपर ऑक्साइड का जो है रिडक्शन हम इजिली कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इलिंगम डायग्राम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम कार्बन यूज करते हैं तो कार्बन क्या करता है, इजिली कॉपर ऑक्साइड जो हमें मिल रहा है उसको इजिली कॉपर में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से हम इसका जो हमारा कॉपर सल्फाइड था उसको कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट किया और कॉपर ऑक्साइड को हमने क्या किया, कॉपर में कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरीके से इसका एक्सट्रैक्शन हम कर सकते हैं। बट इन एक्चुअल प्रोसेस में क्या होता है, जो कॉपर है वो हमारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसके सल्फाइड ओर से, कॉपर पायराइड से। कॉपर पायराइड क्या होता है, CuFeS2। तो सल्फाइड ओर है, पहले इसका हम कंसंट्रेशन कर लेते हैं सल्फाइड ओर का। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका रोस्टिंग करते हैं फर्नेस के अंदर। तो फर्नेस में जब रोस्टिंग करते हैं तो कॉपर पायराइट है पहले हमारा कन्वर्ट होता है FeS और Cu2S के अंदर। उसके बाद जो FeS है वो हमारा ऑक्सीडाइज हो सकता है FeO में, और Cu2S है वो हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता है Cu2O में। इस तरीके से जो हमारा कॉपर पायराइट था वो क्या है, टूट जाता है। अब उसके बाद ये उसमें क्या होता है, जो हमारा फर्नेस होती है उसमें हम क्या करते हैं, सिलिका भी डाल देते हैं। वो सिलिका का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि आयरन क्या है हमारा मोर रिएक्टिव होता है। तो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है आयरन, तो आयरन क्या करेगा, पहले खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये, यानी आयरन सल्फाइड पहले क्या करेगा, Fe आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो FeS था वो FeO में कन्वर्ट हो गया। अब जो हमने सिलिका डाली है इसके अंदर, SiO2 डाली है, वो क्या करेगी, FeO के साथ क्या करेगी, स्लैग फॉर्म कर लेगी। क्योंकि यहाँ जो FeS है वो एज ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, क्योंकि हमें कॉपर का एक्सट्रैक्शन करना है। तो FeS जो इसके साथ है वो एज ए इम्प्योरिटी है, तो उसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, पहले FeS कन्वर्ट हुआ FeO के अंदर, फिर FeO को रिमूव करने के लिए हमने क्या डाला, सिलिका डाल दिया, ताकि वो क्या करे, FeO के साथ स्लैग फॉर्म करे। और इस तरीके से इसको हम क्या कर लेते हैं, जो स्लैग होती है वो मोल्टन फॉर्म में होती है, इसको हम क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। और इसके साथ में हमारे पास क्या होता है, द मोल्टन मास कंटेन कॉपर सल्फाइड एंड। अब सिलिका तो हमने रिमूव कर लिया, उसके बाद जो बचा उसमें क्या हमारा क्यूप्रस सल्फाइड और कुछ अमाउंट में फेरस सल्फाइड अब भी बच जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर मेट बोलते हैं। यानी कॉपर मेट क्या होता है, विच कंटेन क्यूप्रस सल्फाइड एंड सम अमाउंट ऑफ फेरस सल्फाइड। तो कॉपर मेट में दोनों ही चीजें होती हैं। तो फर्दर फिर हम क्या करते हैं, इसका एक्सट्रैक्शन करते हैं। अब क्या होता है, ड्यूरिंग रोस्टिंग इफ एनी ऑक्साइड ऑफ कॉपर इज फॉर्म्ड,
अगर रोस्टिंग के दौरान कुछ हमारा जो है कॉपर का ऑक्साइड फॉर्म हो भी गया, तो जो FeS कुछ अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, दैट कंबाइन विद एंड अगेन चेंज बैक टू सल्फाइड और, यानी अगर हमारा कुछ अमाउंट में जो है वो क्यूप्रस सल्फाइड से क्यूप्रस ऑक्साइड फॉर्म हो भी गया, तो FeS जो वहाँ प्रेजेंट है अब भी कुछ अमाउंट में, वो क्या करेगा, फिर से हमारा क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ कंबाइन करके उसको सल्फाइड में कन्वर्ट कर लेगा, और जो FeS था हमारा फेरस सल्फाइड था वो क्या करेगा, फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जो हमारा कॉपर का ऑक्साइड फॉर्म हो रहा था वो फिर से क्या करेगा, सल्फाइड में फॉर्म हो जाएगा। तो अब फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा FeO को यहाँ से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगेन वी एड द सिलिका, फिर से हम क्या करते हैं, सिलिका डालते हैं, क्योंकि FeO यहाँ पर क्या है, फिर से हमारा प्रेजेंट हो गया है। तो ये FeO क्या करेगा, SiO2 के साथ सिलिका के साथ क्या करेगा, स्लैग फॉर्म करेगा, और स्लैग को फिर यहाँ से हम क्या है, रिमूव करेंगे। तो द स्लैग मेल्ट एंड फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द मोल्टन मास फ्रॉम वेयर इट इज रिमूव। अब हमारी जो स्लैग फॉर्म होती है उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे। जब इस तरीके से हम क्या करते हैं, सारे का सारा आयरन स्लैग की फॉर्म में रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद जो बचता है हमारा क्यूप्रस सल्फाइड, फिर उसका ऑक्सीडेशन होता है। पहले सारे का सारा आयरन क्या है, रिमूव हो जाता है, उसके बाद क्यूप्रस सल्फाइड का ऑक्सीडेशन होगा क्यूप्रस ऑक्साइड के अंदर, और फिर क्यूप्रस ऑक्साइड विल रिएक्ट विद द क्यूप्रस सल्फाइड टू फॉर्म कॉपर। ठीक है, तो फिर हमारा क्या होगा, कॉपर मेटल हमें मिल जाएगा। तो क्यूप्रस ऑक्साइड क्यूप्रस सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके देगा कॉपर प्लस SO2। इस तरीके से हमारा कॉपर मिल जाता है। द सॉलिडिफाइड कॉपर ऑब्टेन्ड हैज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस। इसका क्या है, ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस होता है, इसके ऊपर दाने से होते हैं, ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ SO2, क्योंकि इसमें से क्या है, SO2 गैस निकलती है, इसीलिए इसको क्या करते हैं, ब्लिस्टर कॉपर भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी क्या है, ब्लिस्टर अपीयरेंस होती है। वो क्यों आती है, ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ SO2, that's why it is called as blister copper। तो इस तरीके से हमने क्या किया, कॉपर का एक्सट्रैक्शन कर लिया। दिस इज अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। तो ये हमारा एक्सट्रैक्शन करने के लिए कॉपर का हम बीसमर कन्वर्टर को यूज करते हैं। यहाँ से हॉट एयर और सैंड डालते हैं, ऊपर से हमने क्या किया था, हमारा रोस्टेड और डाल दिया था इसके अंदर। तो सैंड हॉट एयर क्या करेगी, यहाँ रोस्टिंग प्रोसेस कराएगी फर्दर, या जो भी हमारी प्रोसेस हो रही है, जो हमारा सल्फाइड और है ऑक्साइड और में कन्वर्ट हो रहा है वो होगा यहाँ पर। और सैंड पार्टिकल क्या करेगा, जो सिलिका है वो आयरन ऑक्साइड को स्लैग में कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद जो हमारा कॉपर है वो मेल्ट होकर हमारे पास मोल्टन स्टेट में नीचे आ जाता है। सिलिका को हम रिमूव कर लेते हैं ऊपर से, तो जो मोल्टन कॉपर आता है उसको फिर हम सॉलिडिफाइड कर लेते हैं। तो दिस इज द apparatus which is used for the extraction of copper oxide into copper। उसके बाद हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड, कि जिंक का एक्सट्रैक्शन हम कैसे करते हैं जिंक ऑक्साइड में से। तो अगर हम लिंगम डायग्राम देखते हैं जिंक ऑक्साइड के लिए, तो जड़नों की लाइन क्या हमारी बहुत नीचे है, और जो बाकी CO की लाइन है या जो कार्बन की लाइन है वो सब लाइन क्या है, इससे बहुत ऊपर में है। यानी डेल्टा G ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेडनो क्या है, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है एज कंपेयर टू CO एंड C। तो इसकी जो हमारी डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव है, इसका मतलब जेडनो का रिडक्शन हम नहीं कर सकते हैं, इजिली नहीं हो सकता जेडनो का रिडक्शन। बट एट हाई टेम्परेचर, लगभग 1270 केल्विन टेम्परेचर के बाद, अगर हाई टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, हमारा जेडनो की लाइन ऊपर की तरफ चली जाती है, यानी उसकी डेल्टा जी जो है वहां पर वो कम नेगेटिव हो जाती है। उसके बाद जो कार्बन है उसकी डेल्टा जी क्या है, यहाँ ज्यादा नेगेटिव हो गई, यानी हाई टेम्परेचर पे इसका रिडक्शन पॉसिबल है, क्योंकि इसकी डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन क्या है वो कम नेगेटिव हो जाती है। बट लो टेम्परेचर पे जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, ज्यादा नेगेटिव रहती है। तो हाई टेम्परेचर पे ही हमारा जिंक ऑक्साइड क्या है, रिड्यूस हो सकता है, दैट बाय यूजिंग कार्बन, क्योंकि कार्बन वाली लाइन जो है वो बहुत ज्यादा नीचे में है। तो कार्बन की जो formation of CO है, that is more negative as compared to formation of ZNO, so carbon can be used as reducing agent। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, लगभग अबव 1270 केल्विन टेम्परेचर। तो ZNO हमारा क्या है, रिड्यूस हो जाएगा जिंक के अंदर, और ये जो टेम्परेचर है ये रिएक्शन करते हैं लगभग 1673 केल्विन के ऊपर। तो इस तरीके से हम क्या इसका रिडक्शन कर लेते हैं जिंक का फ्रॉम जिंक, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन कर लेते हैं, वी विल गेट द जिंक। नाउ
द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जिंक इज वेरी लो। जैसे जिंक मेटल का हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या बहुत लो होता है, बहुत, लेकिन रिएक्शन हम बहुत हाई टेम्परेचर पर कर रहे हैं, तो उसको हमें जल्दी क्या करना पड़ता है, द मेटल इज डिस्टिल्ड ऑफ एंड कलेक्टेड बाय रैपिड चिलिंग। जल्दी से उसको हम क्या करते हैं, फास्ट बॉइलिंग करते हैं और डिस्टिल ऑफ करके मेटल जिंक मेटल हमें मिल जाता है। दिस इज अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड। थैंक यू वेरी मच।